साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने जा रहे हैं 13 से 18 मार्च 2025 का करंट अफेयर। ओके, तो चलिए पहला ही करंट अफेयर देखते हैं क्या है। IIFL फिनांस, ओके, एक फिनटेक कंपनी है, इस तरह से मान के चलिए। जो एनबीएफसीज है ना, एनबीएफसीज आप समझते होंगे। नहीं समझते हैं तो इसको कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी। ओके, तो ये छोटी कंपनी होती है बैंक के मामले में, लेकिन इसके द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। और उसका नाम है कि इनके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ओके, और उन ब्रांचों में से कुछ ब्रांच का नाम जो है ये शक्ति नाम से ओपन कर रहे हैं। ओके, और इसके पीछे कारण क्या है कि इस यहाँ जितने एम्प्लॉय होंगे ना, और इसको जो मैनेज करेंगे सभी, वो महिलाओं द्वारा किया जाएगा। तो ये याद रखेंगे। और ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है? IIFL फिनेंस के द्वारा। ओके, बस इतनी सी बात है, इसको आप याद रख लेंगे। और ख़ास करके इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए। ओके, ये दिल्ली एनसीआर के एरिया में और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में ही ये ओपन कर रहे हैं अपना शाखा। ओके, तो ये चीज़ बात है, ये बात है। ओके, हाँ, पिछले वीडियो में मैंने दिसंबर का जब वीडियो बात किया था, दिसंबर से संबंधित, उसमें ये बताया था कि सिंगापुर हमारे यहाँ इंडिया को एफडीआई के मामले में, एफडीआई जो देता है इंडिया को, फर्स्ट है उसमें। लेकिन इंडिया किसको सबसे अधिक देता है? ओके, इंडिया जो सबसे अधिक देता है वो देता है दुबई को। ओके, किसको देता है? दुबई को। दुबई को एफडीआई देने वाला, मतलब दुबई में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा होता है? इंडिया के द्वारा। ओके, फिनेंशियल टाइम्स लिमिटेड का रिपोर्ट है ये, एफडीआई मार्केट। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, तो 21.5% कंट्रीब्यूशन है। हालांकि ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है कि दुबई में सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसका है, तो हमारे भारत का है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, और ये भारत की दृष्टि से बहुत बड़ी खबर है। हाँ, ये दूसरा हो गया। ये तीसरा देखिए, भारत की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण खबर है और इससे भारत में टूरिज्म बढ़ सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा जो आईजीआई एयरपोर्ट है ना, आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हमारा, सेवेंथ टाइम्स, मतलब सातवीं बार एशिया का सबसे सुंदर, सब सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट हो गया है। और किसके अनुसार ये हुआ है? तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड इनको दिया गया है। तो इनका जो है ASQ, ओके, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी द्वारा ये अवार्ड्स दिया जाता है। ओके, तो सर्वश्रेष्ठ किसको मिला है? आईजीआई, मतलब एशिया में फर्स्ट। हाँ, और सातवीं बार लगातार। तो समझ सकते हैं कि भाई जो एरियल टूरिज्म है या फिर एरियल नेविगेशन है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा आईजी एयरपोर्ट से। इस तरह की खबर आ रही है, तो आप याद रखें इस चीज़ को कि एशिया में फर्स्ट है ASQ के अनुसार। ओके, तो इतनी बातें हैं, तो आप बोर्ड को हम मिटा लें तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, ये सारी खबर हम 13 मार्च को देख रहे थे। बीच में होली था तो कुछ दिन, और संडे भी पड़ा था, तो करंट अफेयर अपडेट नहीं होता, आपको पता है ना। तो पहले मिटा लेते हैं, फिर आगे बातें करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? ओके, दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन आप लोग होली खेल रहे थे, मतलब 14 मार्च को, जनरली लोग कहते हैं होली के दिन आप लोग पानी बर्बाद करते हैं। हाँ, तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नदियों के लिए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च। तो हो सकता है कि चूँकि इस पे आप जानते हैं कि अभी हम जल संसाधन को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं। ओके, तो इस बार का थीम भी आप याद रखेंगे। ओके, तो हमारी नदियाँ हमारा भविष्य, हमारी नदियाँ हमारा भविष्य, ये इस बार का थीम है। ओके, तो ये बात आपको याद रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, एक है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सशक्त सशक्त
पंचायत पंचायत नेत्री अभियान। ओके, अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आप जानते हैं ये शुरू किया गया है पंचायती राज मंत्रालय। ओके, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ओके, तो आपको फंसाने के लिए किसी स्टेट का नाम दे दिया जाएगा। ओके, लेकिन आप ध्यान रखेंगे भारत सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया। साथ ही साथ मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत की भी शुरुआत की गई। ठीक है, मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत ये भी ठीक ठाक है। हाँ, एक व्यक्ति का निधन हो गया है, उनका नाम है सैयद आबिद अली। आबिद अली। ओके, सैयद आबिद अली, इनका निधन हो गया। ठीक है, ये किस फील्ड के व्यक्ति थे? ओके, ये इनका निधन अमेरिका में हुआ है, लेकिन थे इंडियन। ओके, तो ऑलराउंडर थे, क्रिकेट के ऑलराउंडर थे। तो आपको बस याद रख लेना है कि ये क्रिकेट के व्यक्ति थे। इतना याद रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, उसके बाद अभी यूनेस्को में कुछ साइट्स ऐड करने के लिए भारत ने अभी अंतिम नामांकन दिया है। तो उसका हम अभी नहीं याद रखेंगे, जब फाइनल हो जाएगा तो हम देखेंगे। ओके, चलिए, एक है अस्त्र। अस्त्र। ओके, अस्त्र, ASTRA। ओके, ये क्या है? तो अस्त्र जो है ना, ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसका प्रक्षेपण तेजस MK1 द्वारा किया गया है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो कि किससे प्रक्षेपण किया गया है, लेकिन इसको डेवलप किसने किया है? तो DRDO ने डेवलप किया है, ये ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि इसका रेंज क्या है। तो इसका रेंज है 100 किलोमीटर का। ओके, तो ये, और दूसरी बात एयर टू एयर मिसाइल है। ओके, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसमें कौन है? तो अस्त्र है। आप ये ध्यान रखेंगे, अस्त्र की खासियत डेवलपमेंट बाय एयर DRDO, रेंज 100 किलोमीटर, और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र है। ओके, और ये उड़ीसा के चांदीपुर तट पर इसका प्रक्षेपण किया गया। तो चलेगा, ये सब परीक्षण किया गया। प्रक्षेपण दूसरी बात होती है, परीक्षण दूसरी बात होती है। तो इसका परीक्षण किया गया। ओके, द टेस्टिंग हुआ। ठीक, और एक बात है जो इम्पोर्टेंट है, और प्रवाह और सारथी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, है ना। अब देखिए, RBI का जो ये दोनों पोर्टल कह सकते हैं या व्यवस्था कह सकते हैं, इस व्यवस्था के लिए RBI के प्रवाह और सारथी, ये दो हमारे पास पहल है। और इन दोनों पहलों के लिए RBI को मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। ओके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ये आप याद रख लेंगे। और किसके द्वारा दिया गया है? सेंट्रल बैंकिंग द्वारा। हाँ, ये कहाँ है? UK में। ओके, UK मतलब आप समझ रहे हैं, लंदन, जिससे हम UK के अंदर में लंदन है। ओके, तो लंदन में ये पुरस्कार दिया गया है RBI को। और बस इस पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। ओके, RBI में सारथी का क्या मतलब है और पहल का क्या मतलब है, सॉरी, प्रवाह का क्या मतलब है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। ओके, तो बहुत ज़्यादा आप लोड मत लीजिए, कि हम आपसे जो पूछा जाएगा वहीं पे हम फोकस हैं। जेम्मा AI, ये जी से शुरू हो रहा है, GEMMAI। और ये गलती करके मैंने अच्छा किया कि जी और जे को बोल के। ओके, जी से आप याद रखेंगे गूगल। ओके, तो जेम्मा AI 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के लिए लॉन्च किया गया है। और इसकी खासियत क्या है? कि ये टेक्स्ट को प्रोसेस कर सकता है, और साथ ही साथ विजुअली प्रोसेस कर सकता है। लेकिन इसकी दूसरी खासियत ये है कि रिप्लाई ये टेक्स्ट में देगा। ओके, लेकिन आप बस ये याद रखिएगा कि जेम्मा AI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? जेम्मा AI 3 है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो वही जैसे आप मेटा 3 देखते हैं, अभी हमने आपको ग्रॉक 3 बताया था, है ना। ग्रॉक 3 बताया था, किसका है ये? ग्रॉक 3 एक्स मतलब ट्विटर, ट्विटर मतलब एलन मस्क, है ना। तो इसी तरह से जेमा AI आप याद रखेंगे, गूगल का है। ओके, तो इतनी बातें हैं, अब हम इसको मिटाते हैं। तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
LPAR। ओके, ये क्या है? तो ये इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ये रडार प्रणाली है, LPAR ना, LPAR, ये एक मिनट इसको पूरा मिटा देते हैं, LPAR। ओके, तो रडार प्रणाली है और किसका है? चीन का है, और इसका रेंज बहुत खतरनाक है, 5000 किलोमीटर, तो बहुत अधिक रेंज है। और इसके टारगेट में हमारा जितना मिसाइल सिस्टम है ना, वो सभी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंताजनक है। तो भारत सरकार इस विषय में सोचेगी ज़रूर, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? लार्ज फेस्ड अरे रडार। ओके, ये रडार प्रणाली है और चीन का है, बस इतना याद रहे। और रेंज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भारत को खतरा है। ओके, एन गणपति सुब्रमण्यम, एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन, है ना, के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में चुन लिया गया है। ओके, टाटा कम्युनिकेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, इसके चेयरमैन के रूप में किसको चुना गया है? एन गणपति सुब्रमण्यम। ओके, और टाटा जो है एक प्राइवेट कंपनी होते हुए भी हम लोगों के लिए इमोशन है, तो ये बात है। ओके, उसके बाद जनरली पहले मूडीज जो है ना, भारत का सही चित्र नहीं खींचता है था। ओके, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि मूडीज के द्वारा कहा जा रहा है कि 2025-26 में ना, भारत का जो ग्रोथ रेट होगा, जीडीपी रेट होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट, ओके, ये कितना होगा? 6.5 से अधिक रहेगा। तो ये डाटा आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ हम 2026 तक देख रहे होंगे, तो इस वजह से मूडीज का ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6.5 के ग्रोथ रेट से हमारा जीडीपी बढ़ेगा, ऐसा मूडीज कह रहा है। ओके, इस तरह की बातें हैं। ओके, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस छोटी सी बात है कि 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ओके, इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ओके, 15 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम था, न्याय संगत परिवर्तन के साथ सतत जीवन शैली, एडजस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ओके, ये थीम है, आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एफटी होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, किया जा रहा है किसके किसके बीच? भारत, बात कर रहे हैं हम तो भारत की बात करेंगे, और न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और जैसे, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए हो रहा है। हालांकि यह जो हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में, हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही हुआ था, एक तरह से कह सकते हैं। ओके, जिसका नाम है ECTA। हाँ, तो ये भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था ना, उसको हम इस तरह के नाम दिए थे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हाँ, आर्थिक सहयोग और ट्रेड एग्रीमेंट करके भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और ये भी ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक की ही कंट्री है। ओके, तो इस वजह से आप आराम से याद रख सकते हैं। और ये सभी चीज़ें कहाँ हो रही हैं? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में यह बैठक हो रही है। हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी, न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री आएंगे या आ चुके हैं भारत, हाँ, उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। ओके, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन। ओके, लक्सन कहाँ के हैं? प्रधानमंत्री, और उन्हीं के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। हालांकि ये काम कर रहे हैं पीयूष गोयल, एफटीए मतलब मीटिंग जो अटेंड कर रहे हैं, पीयूष गोयल कर रहे हैं। और पीयूष गोयल चूँकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ के वाणिज्य मंत्री हैं, तो ऐसे ही उधर के व्यापार मंत्री हैं टॉड मैकले। क्या नाम है? टॉड मैकले। ओके, टॉड मैकले कौन है? न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री। ओके, और हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हैं। यहाँ के हमने प्रधानमंत्री का नाम बता दिया,
क्रिस्टोफर लक्सन, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस से आप याद रखे हैं वैसे ही क्रिस्टोफर लक्सन याद रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इस तरह की बातें हैं। ओके, और एक बड़ी खबर है इसलिए मैं बोर्ड मिटाऊंगा। चलिए, हम भारतीय हॉकी का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। ओके, 100 साल मना रहे हैं भारतीय हॉकी का। ओके, और साथ ही साथ 1975 में जो है हॉकी का विश्व कप हमने जीता था, उसका हम स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं, है ना। 1975 में हमने जो जीता था विश्व कप, उसका स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। तो दो बातें हैं, एक तो स्वामी मतलब शताब्दी वर्ष भी बना रहे हैं और साथ ही साथ इसमें तो ये है। तो अब है कि भारतीय हॉकी के उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ओके, और दो नाम आप याद रखेंगे। ओके, दो नाम आप याद रखेंगे, कौन कौन नाम है? हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। ओके, हरमनप्रीत सिंह का नाम और साथ ही साथ सविता पुनिया का नाम, ये दो नाम भी आप याद रखेंगे। हाँ, इनको इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया। हालांकि सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की भी का भी पुरस्कार दिया गया है, ये बात तो है ही। ओके, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है? गोलकीपर सविता पुनिया। हाँ, और लेकिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में भी दो नाम हैं, हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया। ये दो नाम आपको याद रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, उसके बाद एक और बात है इसमें, हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो आपको कहा गया था, अभी कहा गया था ना, हम 1975 में विश्व हॉकी टीम विश्व हॉकी जीते थे, है ना। तो उस समय जो टीम थी उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ओके, तो पुरुष हॉकी टीम को मिला है, ये पुरुष हॉकी टीम उस समय विश्व कप जो जीती थी, हाँ, उसको हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो ये बातें आप याद रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो इसको मिटा लेते हैं। ये भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट खबर है। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD के बीच 2,906 करोड़ का समझौता हुआ है। ओके, वास्तव में यह समझौता किसके लिए हुआ है? LLTR के लिए, ये याद रखेंगे, LLTR। और ये LLTR क्या है? ओके, निम्न स्तरीय, ओके, लो लेवल ट्रांसपोर्टेशनल परिवहनीय। तो यहाँ LLTR का लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल, ट्रांसपोर्टेशनल नहीं, ट्रांसपोर्टेबल रडार। ओके, तो ये सौंपेगा भेल किसको? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। कितने करोड़ में? 2,906 करोड़ में। ओके, और डेवलप किया गया है भेल BEL प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्लस DRDO द्वारा। ओके, ये याद रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और इसकी खासियत क्या है? ओके, इसकी खासियत यही है कि ये सॉलिड स्टेट टेक्निक से बना हुआ है। और इसमें होता क्या है? इसमें यही होता है कि ये ड्रोन को, हेलीकॉप्टर को और ये जो है लड़ाकू विमानों को भी ये ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, ट्रैक करने का मतलब रडार का काम यही होता है, ट्रैक करना। ओके, तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको आपका हेल्प ज़रूर होगा। बेल और BEL और DRDO द्वारा डेवलप है LLTR। ओके, बाकी और आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, इसमें 4D निगरानी क्षमता है। ओके, 4D निगरानी क्षमता है, 3D नहीं, 4D। ओके, बहुत बड़ी बात है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच आप युद्ध सुनते होंगे, अब इन लोगों के बीच संधि हो गई है। 40 साल तक संघर्ष कर रहे थे ये लोग। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट खबर है, NECTAR। ओके, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, इसका कैंपस कहाँ खुला है? शिलांग में।
शिलोंग में। और यहाँ एक चीज़ मैं देख रहा था, बहुत स्पेशल काम हो रहा था, ओके, कि केसर की खेती पर फोकस होगा, केसर की खेती पर फोकस होगा। बाकी यहाँ और हम ड्रोन टेक्निक हो गया, या फिर स्टेम शिक्षा, आप जानते हैं कि साइंस स्ट्रीम वाले स्टेम शिक्षा, ओके, तो वो उस पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ये केसर की वजह से ये न्यूज में रहेगा और हमेशा रहेगा। तो NECTR का कैंपस कहाँ खुला है? शिलोंग में, ओके। जितेंद्र सिंह हैं हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, तो उनके द्वारा ही खोला गया है, मतलब उद्घाटन किया गया है, मंत्री जी उद्घाटन ही करते हैं। यह खबर आपके लिए दो दृश्य से इम्पोर्टेंट है। एक तो आप भारतीय हैं इस वजह से इम्पोर्टेंट है, दूसरा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं उस दृश्य से तो है ही। चंद्रयान 5 को चंद्रयान 5 को मंजूरी मिल गई है, ओके, भारत सरकार ने इसको मंजूर कर दिया है। सबसे बड़ी बात है इसमें सिर्फ इसरो ही नहीं, जाक्सा, जाक्सा आप समझते हैं, जापान का इसरो कह सकते हैं इसको, हाँ, जापान का स्पेस एजेंसी, क्या नाम है, जाक्सा, इसमें सहयोग करेगी, ओके, ये एजेंसी हमें सहयोग करेगी, इसरो प्लस जाक्सा इसमें सहयोगी रहेंगे, ओके, चंद्रयान 5 में। ये बात तो हो गया। और साथ ही साथ इसमें चंद्रयान 5 में चंद्रयान 3 की तुलना में दो, मतलब 10 गुना, 10 गुना वजन का रोवर रहेगा, ओके, मतलब 250। उसमें चंद्रयान 3 में कितने का था? 25 kg का था, इसमें रहेगा 250 kg का, ओके, रोवर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, और चांद के सतह का ही हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ओके। और ये बता दीजिए इसरो के अध्यक्ष कौन है? जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो मैंने आपको बताया था, तो वी नारायण इनका नाम है, वी नारायणन, ओके, नारायणन, ओके, वी नारायणन इनका नाम है, जान मतलब इसरो के अध्यक्ष का नाम है, ओके। और आपको पता है कि 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और हम सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे। और मुझे और आप लोग को याद है कि चंद्रयान 3 से प्रश्न आया था, तो चंद्रयान 5 से प्रश्न बन सकता है, ओके। तो ये संभावित कब है? 2028 में संभावित है। 2027 में हम जो है ये चंद्रयान 4 लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन 2028 में हम लोग चंद्रयान 5 पे वर्क कर रहे होंगे। एक और बात आप याद रखेंगे, भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब बना लेगा? तो 2035 तक बना लेगा। ये बात आप याद रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ओके, ठीक है, इस तरह की बातें हैं, ठीक, तो इसको मिटा लेते हैं हम। अभी आपको हमने कहा था कि क्रिस्टोफर लक्सन को याद रखिए, और ये भारत में 17 से 19 मार्च को रायसीना डायलॉग हो रहा है। 17 से 19 मार्च को से 17 से 19 मार्च तक रायसीना डायलॉग, मतलब कल तक होगा, ओके। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, ओके। और रायसीना डायलॉग के बारे में और सारी बातें हैं, लेकिन बस इतनी बातें आप याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। और इसमें जो है 125 देश के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, मतलब अलग अलग मंत्री हो गए, या राष्ट्राध्यक्ष हो गए, सैन्य कमांडर हो गए, युवा प्रतिनिधि, पत्रकार, शिक्षाविद, शोधार्थी, सब भाग लेते हैं, ओके। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे, काल चक्र, जन, शांति और ग्रह, ओके, ये आप याद रख लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और डेट भी याद रख लीजिएगा, ओके। बहुत सारी बातें हैं रायसीना डायलॉग से संबंधित, तो हर साल ये आयोजित की जाती है नई दिल्ली में, ओके। तो इतनी बातें याद रख लीजिए, ओके। मैं इसको मिटा लेता हूँ। हमारे मंत्री जी हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, है ना। ये एक फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन कर रहे हैं, और यह उद्घाटन किए हैं, कहाँ किए हैं? JL नेहरू स्टेडियम। और JL नेहरू स्टेडियम आप सभी को पता है कहाँ है, और ये है नई दिल्ली में, आपको पता ही होगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मनसुख मांडविया पहले आई थिंक स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, है ना, आप लोग को याद होगा। तो अभी किस मंत्रालय में है? ये है युवा मामले के मंत्रालय में, और खेल मंत्री भी कह सकते हैं, युवा मामले और खेल से संबंधित मंत्रालय के मंत्री हैं। और ये फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किए हैं JL नेहरू स्टेडियम। IIT मद्रास में, अभी मैंने इसरो के अध्यक्ष का नाम लिया था, है ना,
ओके, मैंने इसरो के अध्यक्ष का नाम लिया था अब, और बी नारायणन। ओके, वी नारायणन हमने उनका नाम लिया था। उन्होंने आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया, और उस थर्मल रिसर्च सेंटर का फुल नाम है श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल रिसर्च। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। थर्मल रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? आईआईटी मद्रास में, और इसरो के अध्यक्ष के द्वारा की जा रही है। ओके, अब ये खबर हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी क्या पता, देश में धार्मिक माहौल है और शिवाजी और औरंगजेब इस सब की चर्चा चल रही है, तो हो सकता है कि हो जाए। भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के एक मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ओके, तो ये भिवंडी कहाँ है? तो छत्रपति शिवाजी कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, तो आप याद रख लेंगे भिवंडी वहीं है, तो इनका एक मंदिर स्थापित किया गया है भिवंडी में। ओके, तो थोड़ा सा हम, एक बिंदु घोष जो है वो तमिल एक्ट्रेस थी, उनका निधन हो गया। ओके, तो इस तरह की बातें हैं जिसे आप याद। यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि इसरो 2015 से लेकर अब तक, 2015 से 2024 तक की बात की जा रही है, 34 देशों के 393 विदेशी उपग्रह छोड़ के 143 मिलियन डॉलर कमा लिया है। ओके, 143 मिलियन डॉलर, बस ये डाटा आपको याद रहे तो ठीक रहेगा। 34 देश, 393 उपग्रह छोड़ा है, इसरो द्वारा छोड़ा गया। ओके, ठीक ना? तो इस तरह की बातें हैं, इतना याद रखिए, बाकी जो भी बातें हैं हम अगले वीडियो में ले आएंगे। ओके, तो चलिए आप मिलते हैं क्लास में, तब तक आप वीडियो देखिए। हाँ, बाकी जो साथी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो वो हमसे जुड़ना चाहते हैं साहित्य सहचर प्रीमियम में, तो उसमें मैं जीएस प्लस हिंदी दोनों पढ़ाता हूँ। तो आप सिर्फ जीएस के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बाकी हिंदी प्लस जीएस दोनों के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सिर्फ हिंदी के लिए जुड़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और या फिर हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसका प्राइस हमने 1500 रखा है, लेकिन अभी उसको कम करके 1100 किया गया है, तो आप 1100 का फ़ायदा उठा सकते हैं। टेस्ट तो मात्र 101 का है, उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आराम से ज्वाइन कर लेना है। ओके, मैं बहुत सारी बातें कोर्स से संबंधित नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपने अपने समझ रहे ना, अपने स्टडी में फोकस करिए, प्रचार प्रसार पर नहीं।